नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, करीब 10,000 संस्थानों से एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन कर दिया गया अल्पसंख्यकों को। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और बंगाल में करेंगे रैली और रोड शो। वहीं अमित शाह ओडिशा तो जेपी नड्डा हिमाचल में करेंगे चुनाव प्रचार। आज वाराणसी में होगी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त चुनावी रैली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में ठोकेंगे ताल। तेजस्वी यादव भी बिहार में डटे। मिजोरम के आइजोल में पत्थर की खदान ढह जाने से 7 लोगों की मौत, कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। भारी बारिश के कारण बचाव अभियान प्रभावित। मौसम की खबरों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए गर्मी का रेड अलर्ट, भयंकर लू की चेतावनी। वहीं केरल में 31 मई को दस्तक देगा मानसून। जून से सितंबर तक सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। कहा, उनके साहस और संकल्प शक्ति की कहानी आज भी देती है प्रेरणा। और खेल की खबरों में फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर। 14 बार के विजेता स्पेन के राफेल नडाल पहले ही राउंड में बाहर। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने सीधे सेट में दी मात। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मिजोरम में आइजोल के बाहरी इलाके में स्थित पत्थर की एक खदान ढह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक इलाके में आज सुबह लगातार बारिश के बीच यह हादसा हुआ है। अधिकारियों ने साथ ही बताया है कि बारिश के कारण राज्य में कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा कई अंतर्राज्यीय राजमार्ग भी भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। इस बीच बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, लगातार बारिश हो रही है। आइए मिजोरम के आइजोल में, जहां कई अंतर्राज्यीय राजमार्ग भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं और साथ ही एक खदान ढह जाने से 7 लोगों की मौत की खबर हो रही है और कई अन्य लोग मलबे में दबे होने की उनकी आशंका जताई जा रही है। बारिश होने के कारण सभी स्कूल मिजोरम के आइजोल के बाहरी इलाके में बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मिजोरम में आइजोल में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पत्थर की एक खदान ढह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की भी खबर आ रही है। हालांकि पुलिस ने ज़्यादा जानकारी में ये बताया है कि लगातार बारिश होने की वजह से ये हादसा हुआ है और अधिकारीगण जो है वो लगातार स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। बारिश के बीच ये हादसा हो रहे हैं, भूस्खलन के हादसे हो रहे हैं। अधिकारियों ने साथ ही ये बताया है कि कई अंतर्राज्यीय राजमार्ग भी भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं, जिससे परिचालन में भी कई व्यवस्था में गड़बड़े दिखने को मिल रही हैं। लगातार तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बारिश होने के कारण भूस्खलन भी हुई है और पत्थर की जो एक खदान है वहाँ पे 7 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग जो है इसमें दबे होने की उनकी आशंका बताई जा रही है। आगे भी इस पर अपडेट लेते रहेंगे। अभी बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की खबरों से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि नए दौर की शुरुआत होगी। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देखकर बड़े वायदे कर रहे थे, यह उनके लिए आखिरी दौर होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा,
जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा है, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों को अंधेरे में रख कर के ये लोग लूटे जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान की मर्यादाओं का तार-तार कर रहा है। भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे। लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। आरक्षण के जो एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार था, वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी, उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। तो ये एक चिंताजनक बातें मेरे सामने जब आई, तब मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को अवगत। 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनके पास एक कार्यप्रणाली है। सबसे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश में कानून बनाकर इसे अल्पसंख्यकों को देने का पाप शुरू किया। वे हार गए। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अब वो न्यायपालिका का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। ये स्थिति किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया। पहले आंध्र में शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट तक में वो हार गए। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया, और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है। तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था। हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की छापेमारी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में ईडी ने बीते 10 साल में 2200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि इसकी तारीफ होनी चाहिए। मोदी सरकार का मैंडेट क्या है? मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस।
अब ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोगों का काम है कि उसको लागू करें। और सचमुच में तो किसी ज़माने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे। 34 लाख रुपया मतलब एक स्कूल बैग में आप आ जाए। वर्तमान में ईडी ने 10 साल में 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। ये तो टीवी पर दिखता है, ये तो कोई झूठबाजी हो नहीं सकती है। अब जो 2200 करोड़ देश को वापस लाया है, ये उसका सम्मान होना चाहिए, उसको गाली गलौज होना चाहिए। तो गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है वो गाली गलौज कर रहा है। 2200 करोड़ जिसके जेब में से गया है, जिसने चोरी कर करके इकट्ठा किया था, वो पकड़ा गया, वो चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये जो चोर पकड़े जा रहे हैं, इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिल्लाएगा। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अनुच्छेद 370 सिर्फ 4-5 परिवारों का एजेंडा था। ये ना तो कश्मीर के लोगों का एजेंडा था और ना ही देश के लोगों का एजेंडा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 हटने के बाद एकता का एहसास हो रहा है। 370 ये सिर्फ ये 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का। और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया है। ओडिशा विधानसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 साल से ओडिशा में प्रगति नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि कुछ ऐसे लोगों की टोली है जिसने पूरी ओडिशा की व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। 25 साल से उड़ीसा में प्रगति नहीं हो और सबसे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था को बंधक बना दिया है, और जब इतना बंधक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़ीसा अगर उस बंधनों से बाहर आएगा तो उड़ीसा खिलेगा। उड़ीसा की अस्मिता का सवाल है। इतने प्राकृतिक संसाधन है उड़ीसा के पास, एक समृद्ध राज्य के गरीब लोग देख करके दुख होता है। हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों में उड़ीसा है, इतनी प्राकृतिक संपदा है, और हिंदुस्तान के गरीब लोगों के राज्य में भी उड़ीसा है। तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है और इसलिए उड़ीसा के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, उड़ीसा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान 1 जून को होने वाला है। इसको लेकर सभी सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी बची कुची पूरी ताकत झोंक दी है। कद्दावर नेता ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं करके सियासी समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी आज की पहली रैली झारखंड के दुमका में होगी। दुमका में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि सीता सोरेन जेएमएम नेता शिबू सोरेन की बहू है और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण, राजनीतिक दलों ने पूरी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है और इसी के चलते सभी
अपने चुनाव प्रचार को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का रुख करने वाले हैं। बंगाल में उनकी पहली रैली दोपहर 2:30 बजे बारासात में होगी। इसके बाद शाम 4 बजे जादवपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद पीएम कोलकाता पहुंचेंगे, जहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। फिर कोलकाता में ही रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर कोलकाता सीट से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करेंगे। भाजपा नेता अमित मालविया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होने वाली रैली में बाधा डालने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले पर उन्होंने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के निर्देश के तहत कोलकाता पुलिस प्रधानमंत्री के आज होने वाले रोड शो के रास्ते पर बनाए गए मंचों को हटा रही है। इसके साथ ही अमित मालविया ने प्रदेश मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग करने की भी बात कही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर 24 परगना जिले के बारासात संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर और दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी पहली बार कोलकाता में रोड शो करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। अमित मालविया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि ममता बनर्जी के निर्देश के तहत आधी रात के बाद कोलकाता पुलिस प्रधानमंत्री के रोड शो के रास्ते के विभिन्न बिंदुओं पर बनाए गए मंचों को हटा रही है। उनके पास सारी मांगे हैं, वे अस्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अनुमति भी नहीं देंगे। यह राज्य मशीनरी के खुलेआम दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए और समान अवसर सुनिश्चित करना होगा। और आइए बात करते हैं कि विपक्ष किस तरीके से अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार को धार दे रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा के भद्रक में चुनाव प्रचार करेंगे। ओडिशा के बाद राहुल गांधी वाराणसी में होंगे। वाराणसी में आज राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की संयुक्त रैली होगी। कांग्रेस की तरफ से इसे परिवर्तन रैली का नाम दिया गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने इस सीट पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अखिलेश राहुल एक साथ कई मौकों पर साथ नजर आए हैं। गठबंधन के ऐलान के बाद दोनों आगरा, कन्नौज, कानपुर में रैली कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव घोसी में गठबंधन के प्रत्याशी राजीव कुमार राय के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश की चंदौली लोकसभा सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन ने वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वीरेंद्र सिंह किन मुद्दों को उठा रहे हैं, बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। वाराणसी के ठीक सटी सीट है चंदौली, जहां बहुत एक तरह से देखे मुकाबले पर सबकी नजरें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। हम उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, किन मुद्दों को उठा रहे हैं आप चंदौली में? बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है वहाँ पे। किसानों की समस्या वैसे ही बरकरार है। वहाँ पर न कोई चिकित्सा का इंतजाम है, न किसी प्रकार का वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ है। आप जीते तो क्या करेंगे? हम जीतेंगे तो हम गरीबों के बीच के नेता हैं। हम राजनारायण जी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम स्वर्गीय लोहिया जी के विचारधारा से हैं, माननीय मुलायम सिंह के विचारधारा के हैं। हम गरीबों के बीच में रहते हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं। उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, उनके चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। चंदौली ऐसी सीट है जहां से महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के इस बार फिर से चुनाव मैदान में है और टक्कर दे रहे हैं वीरेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। तो सभी की निगाहें होंगी चंदौली लोकसभा पर, क्या नतीजे होंगे। इस तरह से हम अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, चंदौली।
तो 7वें और अंतिम चरण के लिए उत्तर प्रदेश की चंदौली सीट जो है हॉट सीट बनी हुई है और अंतिम चरण में वाराणसी से सटी हुई लोकसभा चंदौली पर भी मतदान होना है। इस सीट से निवर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे फिर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर महेंद्र नाथ पांडे जीत की तिकड़ी के लिए मैदान में उतरे हैं, जबकि सपा से वीरेंद्र सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं और जिनका इंटरव्यू अभी आपने सुना। बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र नाथ पांडे से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। 7वें और अंतिम चरण में चुनाव होना है चंदौली में। चंदौली वाराणसी के बगल की सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हमारे साथ हैं। बीजेपी ने फिर उम्मीदवार बनाया है। महेंद्र जी, किस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है और क्या मुद्दे उठा रहे हैं आप? चुनाव प्रचार में मोदी जी के द्वारा गरीबों की भलाई के काम और देश के गौरव बढ़ाने के काम और देश को आंतरिक और सीमाओं की रक्षा के काम, देश की दुनिया के अंदर मजबूती के काम और मोदी जी के आशीर्वाद से योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए किए गए काम और मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरे 10 साल के विकास पर काम, इन्हीं सब विषयों को हम लोग नीचे ले जा रहे हैं और जनता का बहुत अधिक आशीर्वाद, बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूर्वांचल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वो कुछ भी साधे, जनता सीधे भारत की भलाई का साधन नरेंद्र मोदी को मानती है और नरेंद्र मोदी के अगुवाई में ही भारत के आम जनता के सारे देश हित के लक्ष्य, गरीबों की भलाई के लक्ष्य साध्य होंगे। बार आप जीते तो क्या प्राथमिकता होंगी? कुछ काम होंगे जेहन में, चंदौली में क्या कुछ? इस बार मेरे जीतने के बाद कुछ नहरों का जाल और बढ़ेगा, कुछ विस्तार होगा, एजुकेशन फील्ड में मेरे काम होंगे, सड़कों के काम को इस तरह सजा रहा हूं कि जिससे संपूर्ण बनारस आने वाले दिनों में जिस तरह एक नए वाराणसी परिक्षेत्र के रूप में डेवलप होने का सीधा सीधा लक्षण दिखलाई पड़ रहा है। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से निवर्तमान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी उम्मीदवार हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, चंदौली। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से अब आपको लिए चलते हैं बिहार की राजनीति की तरफ। गंगा और सोन के दोआब में स्थित है आरा संसदीय क्षेत्र। उपजाऊ मिट्टी ने इस क्षेत्र को उर्वर बनाया है। आरा वीरों की भूमि भी है। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धा बाबू कुंवर सिंह की कार्यस्थली भी आरा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर राजकुमार सिंह पर भरोसा जताया है, जो महागठबंधन की तरफ से CPI-ML के सुदामा प्रसाद को चुनावी समर में है। क्या है आरा का सियासी मिजाज, देखते हैं धीरज कुमार की खास रिपोर्ट। आरा का समृद्ध इतिहास ऋग्वेद से लेकर महाभारत कालीन है। शहर में स्थित अरण्य देवी मंदिर गवाह है महाभारत काल में चारों तरफ वनों से घिरे इस क्षेत्र में पांडवों ने वनवास के दौरान वक्त बिताया था। मोरध्वज की कथाओं में भी आरा का जिक्र है। पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से भरपूर है ऐतिहासिक शहर आरा का इतिहास। मोरध्वज नाम का राजा बनता है और वह मोरध्वज अपने लड़के को आरा से चीर के विष्णु भगवान को आधा अर्पित करते हैं। उसी आरा के चीरने के आधार पर है कि आयरन देवी बने और उसी टाइम से ही आरा उसका नाम है। आरा हाउस गवाह है कि ये अमर क्रांति की धरती रही है। अंग्रेजों के बनाए दस्तावेज और भवन आज भी संरक्षित हैं, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। आरा बाबू जगजीवन राम की जन्मभूमि भी है, जिनकी पदचाप लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सुनी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से तीसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री राजकुमार सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने यहां बीते 10 साल में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सोन नहर का पक्कीकरण, रेलवे का विस्तार, कोइलवर 6 लेन पुल का निर्माण, आरा बक्सर 4 लेन का निर्माण कर क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। आरा पटना 4 लेन का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। ग्रामीण सड़क, बिजली से लेकर सौर ऊर्जा को राजकुमार सिंह ने गांव-गांव तक पहुंचाया है। विकास हमने किया उतना हमसे पहले किसी सांसद ने नहीं किया, किसी विधायक ने नहीं किया इस जिला के लिए।
तो हमने तो जिला का स्वरूप बदल दिया। जितने बड़े काम है सो सब कर दिया, हर गांव में योजना दिया, बिना भेदभाव का योजना दिया। और भी जो हमारे जितना हमने वादा किया था सब पूरा कर दिया। एक हमारा वादा बाकी है, अब उसको भी करेंगे, वो है नहर का पक्कीकरण, उसको भी करेंगे। ये अटक गया कहीं, अब उसका छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स में अटक गया, लेकिन उसका भी विकल्प हमने ढूंढ लिया। अब हम हर खेत तक बिजली पहुंचा रहे हैं ताकि किसान का सिंचाई हो जाए। आज सिर्फ बिहार में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आरा में नहीं कर रहे, देश भर में कर रहे हैं। महागठबंधन ने आरा से सीपीआई एमएल विधायक सुदामा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। सुदामा प्रसाद ने किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाया है। वो राजकुमार सिंह के विकास को हवा हवाई बताते हैं। कहते हैं राजकुमार सिंह ने किसानों को ठगा है, नहर का निर्माण पूरा नहीं किया है। कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आप अंदर में जाकर के देख लीजिए शहर की गलियों की क्या स्थिति है। 2014 और 2019 में माननीय सांसद जी का चुनावी वायदा था कि ये नहरों का पक्कीकरण कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आरा में करीब 21 लाख मतदाता हैं। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए यहां जातीय समीकरण की भी अहम भूमिका होती है। आरा में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा मतदाता जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि राजनीतिक पंडित कहते हैं कि आरा में बीते सालों में हुए विकास ने जातीय गोलबंदी को तोड़ दिया है। जातीय गोलबंदी बहुत टूट चुकी है। यहाँ पर आम मतदाता सीधे केंद्र की तरफ देख रहे हैं। उनको जातीय गठबंधन इसमें टूटा है बहुत कुछ, और बिहार के रिजल्ट से आप देखिएगा कि बहुत कुछ टूट चुका है। और जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है। नवयुवक वर्ग जो 18 से 30 साल की उम्र है वो सत्य को समझ रहा है। उसको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, न कि जातिवाद चाहिए। आरा कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 1984 के बाद कांग्रेस को कभी जीत नहीं मिली। फिलहाल बीजेपी का झंडा बुलंद है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आरके सिंह आरा में कमल खिलाने में सफल रहे हैं। अब देखना है कि इस बार विजय श्री का आशीर्वाद किस उम्मीदवार को मिलता है। ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक में आरा की चर्चा है। आरा वीरों की भूमि है, बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमि है। बात अगर हम लोकसभा चुनाव की करें तो यहाँ से बीजेपी के आरके सिंह हैट्रिक की फिराक में हैं, तो सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद भी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, आरा। और एक और हॉट सीट की बात कर लेते हैं जो कि बिहार की है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 7वें चरण में जहानाबाद सीट पर होने वाला चुनाव सबसे दिलचस्प है। 2019 में जहानाबाद सीट जदयू ने बहुत ही मुश्किल से निकाली थी। जदयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी केवल 1700 वोटों से जीत पाए थे। उन्होंने राजद के सुरेंद्र यादव को हराया था। इस बार भी लड़ाई चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और सुरेंद्र प्रसाद यादव के बीच ही है, लेकिन बसपा के टिकट पर अरुण कुमार और निर्दलीय आशुतोष कुमार भूमिहार वोट पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, तो वहीं मुन्नीलाल यादव वोट को लेकर खेल बिगाड़ रहे हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट। जहानाबाद लोकसभा सीट पर इस बार सीट बचाने और कब्जाने की जंग है। इस सीट पर एनडीए, इंडी गठबंधन और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और आरजेडी के सुरेंद्र यादव आमने सामने हैं, लेकिन हाथी पर सवार होकर पूर्व सांसद अरुण कुमार ने जहानाबाद के चुनावी समर को दिलचस्प बना दिया है। जेडीयू उम्मीदवार और वर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी अपनी जीत के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने रिकॉर्ड काम किया और इसी के आधार पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं और भारत का नाम उन्होंने दुनिया में रोशन किया है। आज देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ हर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी वो बद से बदतर स्थिति थी। आज बिहारी लोग कहीं भी जाते हैं देश या प्रदेश तो शान से कहते हैं कि हम बिहारी हैं।
इसलिए कि यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी काम उन्होंने किया है। वहीं जहानाबाद सीट से आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं और कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वहाँ सरकार के बीच में बात रखना पड़ेगा, वहाँ से ला के यहाँ दे, तभी हर घर में 5 गो 4 गो 2 गो बेरोजगार है, तभी बेरोजगारी दूर होगा, तभी जहानाबाद का कुछ काम बनेगा। वहीं 1999 और 2014 में यहां से सांसद रहे अरुण कुमार के बीएसपी से चुनावी मैदान में उतरने से जेडीयू को इससे नुकसान हो सकता है। एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे अरुण कुमार एलजेपी से टिकट कट जाने के बाद बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने मन बना लिया कि अरुण कुमार को टिकट नहीं लेने देंगे, भ्रष्टाचारियों को टिकट देंगे, तब मैं क्या कर सकता था? मेरे पास तो चूंकि विकल्प सुंदर यही था और बसपा के लोगों ने हमको कहा कि आप गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं, मेरी पार्टी है, आप लड़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ताकत देने के काम किया। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में 16 लाख से अधिक मतदाता हैं। आम लोगों का मानना है कि पिछले 20 वर्षों से कई प्रतिनिधियों को जनता ने चुना, लेकिन यहाँ की समस्याएं जस की तस हैं। सबसे बड़ा समस्या यहाँ रोजगार का है। किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे को दूसरे जिले या स्टेट में कमाने के लिए जाना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसानों की है। यहाँ जो भी नदियाँ बहती है, बरसाती नदी है, पानी आता है और चला जाता है। ऐसी स्थिति में पानी अगर रोकने का कोई प्रबंध हो जाए। जो हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है उसका एक बड़ा पार्ट है अरवल, और उसके अलावा एक बड़ी आबादी भी जो है जो जहानाबाद शहर से लेकर के पश्चिम साइड की तरफ जाती है, उसमें जो है एक रेलवे क्रॉसिंग है, उसकी बहुत समस्या है। और जैसी ही बरसात आता है उसमें घुटने नहीं बल्कि कमर भर पानी जो है उसमें भर जाता है। इस वजह से वहाँ जो पश्चिमी इलाका है वो जहानाबाद से बरसात के दिनों में बिल्कुल कट सा जाता है। जहानाबाद के रण में जीत चाहे जिसकी भी हो, पर मुकाबला दिलचस्प है। ऐसे में अपने कोर वोटर्स को जो जितना समेट पाएगा उसकी पहुंच संसद के उतनी ही नजदीक होगी। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में मुकाबला कांटे का है। यहाँ पर निवर्तमान सांसद जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का मुकाबला आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव से है। हालांकि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश बसपा कैंडिडेट अरुण कुमार कर रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में नंबर 1 पर कौन रहेगा इसका फैसला तो जनता जनार्दन तय करेगी। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जहानाबाद। और इस बीच लोकसभा चुनाव के 7वें चरण से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के बड़े नेता नारद राय बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए नारद राय ने की डीडी न्यूज से खास बातचीत। नारद राय जी हमारे साथ हैं। 4 दशक से लंबा आपका समाजवादी परिवार से, समाजवादी विचारधारा से जुड़ाव रहा। ऐसा क्या हो गया कि मन टूट गया कि माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी पर कब्जा करना चाहते थे, वो भी अपने बाप को अपमानित करके, सम्मान देकर के नहीं करना चाहते थे। मैं इसका विरोध करता रहा और हमने कहा नेताजी तो कह रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत से हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने दो, बाकी जो लेना हो आप लोग ले लो। वह घाव अखिलेश जी के मन में था और चूंकि उसका उन्होंने पटाक्षेप कर दिया नेताजी के दबाव में आकर के। 2017 में हमारा टिकट काट दिया। 22 में नेताजी थे और उन्होंने 2020 से ही दबाव बनाया था कि नारद राय को किसी भी सूरत में तकलीफ नहीं होनी चाहिए पार्टी में। लेकिन जब आपको 2022 में कैंडिडेट बनाया गया तो आपको हराने का भी इंतजाम खुद अखिलेश ने ही सुनिश्चित किया था, आप बताते हैं। मैं ही नहीं बताता हूं, बलिया के लोग भी बताते हैं, जो समझदार लोग हैं, जो राजनीति में पकड़ रखते हैं, कि लोगों ने कहा कि आपको टिकट तो दिया है माननीय अखिलेश जी ने, लेकिन आप चुनाव न जीते इसका इंतजाम भी किया है। अब आप पूरी तरीके से ये मन बना चुके हैं, गृह मंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई है, कब तक औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो? अब मैं कर क्या सकता था, सारी घटनाओं को आप जानते हैं। मीडिया के लोगों का मैं आभारी हूं कि सब लोग एक एक बात को जाना और दिखाया, सबके सामने आपने प्रस्तुत करने का काम किया कि नारद राय का अपमान कितना हो रहा है। इन सारे अपमानों से मैं बिल्कुल घायल था। इसी बीच में मैं आभारी हूं
देश के गृह मंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, कि उनका एक टेलीफोन आया कि नारद जी आप नेताजी के करीबी लोगों में हो और नेताजी के करीबी लोगों का अखिलेश जी के यहाँ कोई सम्मान नहीं है, अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अखिलेश यादव की कार्यशैली को किस रूप में देखते हैं? एक तरीके से लोगों का स्वाभिमान आहत करना, पिता से भी सत्ता संघर्ष जो आपने जिक्र किया, किस रूप में उनकी कार्यशैली को देखते हैं? देखिए, सवाल ये है कि संघर्ष से निकला हुआ आदमी सिद्धांतों पर चलता है, नीतियों पर चलता है, कार्यक्रमों पर चलता है, और जो लोग अचानक कोई चीज हासिल कर लेते हैं तो उनके तजुर्बे अलग हैं, व्यवसायिक तजुर्बे हो जाते हैं, जनता के लिए कम और अपने लिए ज्यादा हो जाते हैं। जब आप पूर्वांचल में एक बड़े कद्दावर जन समर्थन के साथ आएंगे, लक्ष्य आपका क्या होगा? पहला लक्ष्य तो यही है कि जो अभी युद्ध चल रहा है और युद्ध के मैदान में मैं आया हूँ, मैं सत्ता के लालच में नहीं आया हूँ, मैं संघर्ष करने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए आया हूँ, अपने अपमान का बदला देने के आया हूँ। तो पहला मकसद यही है कि 7वें राउंड का अभी मतदान बचा है, जहाँ जहाँ मतदान है जा सकूंगा, नहीं जा पाऊंगा, मैसेज कराऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाऊंगा और समाजवादी पार्टी को कमजोर करूंगा। देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से, अब जबकि 1 जून को मतदान होना है, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमेशा स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई के लिए बलिया की भूमि और पूर्वांचल की भूमि जानी जाती है। स्पष्ट तरीके से हुंकार भरा है नारद राय ने कि इस पूरे क्षेत्र में वो समाजवादी गढ़ को न केवल ध्वस्त करेंगे बल्कि भाजपा को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बलिया। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। चेन्नई स्थित निजी एयरस्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस अग्नि बाण रॉकेट का परीक्षण प्रक्षेपण एक बार फिर टाल दिया गया है। इससे पहले 7 अप्रैल को अग्निकुल कॉस्मोस ने कुछ तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए उड़ान भरने से लगभग 92 सेकंड पहले अपने 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक अग्नि बाण रॉकेट के पहले प्रक्षेपण को रद्द कर दिया था। और अब खबर दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की जिस फ्लाइट में बम होने की सूचना आज सुबह मिली थी वो अफवाह निकली। अभी तक जांच में कुछ भी नहीं मिला है। बताया गया है कि बाथरूम में टिश्यू पेपर के ऊपर बम लिखा हुआ था, जिसे देखने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद एटीसी सहित संबंधित जांच टीम को भी सूचना दी गई और फ्लाइट से पैसेंजर्स को उतारकर जांच शुरू की गई। विमान को जांच के लिए एक आइसोलेशन बे में लाया गया। हवाई अड्डे के अधिकारी के अनुसार विमानन सुरक्षा और एक बम निरोधक टीम फिलहाल मौके पर है। उधर खबर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से आ रही है, जहां ब्लास्ट हुआ है। इसकी जद में आने से 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे हैं। मामले की जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि खारा मधाना इलाके में आग की वजह से वहां पड़े एक जंग लगे मोर्टार शेल में ब्लास्ट हुआ है। तो ये खबर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में है, जहां ब्लास्ट हुआ है। खारा मधाना इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है और मामले की जांच चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर जस्टिस जे.के. महेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को सीजेआई के पास भेजने के लिए कहा है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के लिए याचिका को कल लिस्ट करने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि दिल्ली के आबकारी नीति मामले में जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। और अब खबर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत
आज खत्म हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। आज ही अदालत में विभव कुमार के वकील की ओर से सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने की मांग पर भी सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की ओर से सीएम आवास से लिए गए सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग विभव के वकील ने की थी। इस बीच यह बताया जा रहा है कि विभव अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। अब खबर झारखंड से है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। सोमवार को उन्होंने जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की है। सोरेन की याचिका पर आज जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ सुनवाई करेगी। दरअसल सोरेन ने अदालत के सामने दलील दी है कि बार्गेन सर्कल में 8.5 एकड़ जमीन के किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है, ना कि उनका नाम उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध बनता है। ईडी ने सोरेन को 31 जनवरी को रांची में गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के पहले सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और आइए मौसम से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। चक्रवात रेमल ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काफी तबाही मचाई है। इसके प्रभाव के कारण सोमवार को असम में अत्यधिक बारिश हुई। असम के कई जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। मोरीगांव जिले में तूफान और भारी बारिश के कारण एक छात्र की मौत भी हो गई है। मछुआरों को ब्रह्मपुत्र नहीं जाने के लिए कहा गया है। अत्यधिक बारिश के कारण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आज से 2 दिनों के लिए 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। गुवाहाटी सहित असम के कई हिस्सों में रविवार देर शाम से बारिश हुई, जिससे राज्य में पारे का स्तर नीचे आ गया। चक्रवात रेमल के कारण असम के कुछ हिस्सों में खराब मौसम होने की संभावना है। असम के कई इलाके चिरांग, गोलपारा, बक्सा, दिमा हसाओ, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों, साथ ही होजई और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव के कारण सोमवार को त्रिपुरा में भारी बारिश हुई है, जबकि खराब मौसम के कारण अगरतला हवाई अड्डे से 11 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और आइए आगे बढ़े। गर्मी का पारा इस समय एकदम हाई पर है। पारा बिल्कुल 7वें आसमान पर है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान का फलौदी शहर की बात करें तो देश का ये सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। कल भी यहाँ सबसे अधिक 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली का मुंगेशपुर इलाके की बात करें तो यहाँ 48.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म ये जगह रहा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी, पंजाब के बठिंडा, उत्तर प्रदेश के झांसी में भी तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के अधिकांश जगह सहित पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज भी लू चलेगी। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। साथ ही अधिक मात्रा में पानी पीने का सेवन की भी सलाह दी गई है। और इस बीच भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक राहत की खबर भी दी है। विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान 106% बारिश होने का अनुमान है। इसमें 4% का फेरबदल हो सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से अधिक, पश्चिमोत्तर भारत में सामान्य और साथ ही पूर्वोत्तर में सामान्य से कम रहने की संभावना है। वहीं जून में पूरे देश में बारिश सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए पहले चरण के अनुमान में समूचे देश में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना व्यक्त की है और दूसरे चरण में इसमें कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर महापात्रा ने साथ ही बताया है कि अगले 5 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने के लिए परिस्थिति अब अनुकूल बनी हुई है। और आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने कहा है कि मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी
हम सबको प्रेरित करती है। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। न जाने किस मिट्टी के बने थे जिन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली थी। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत माँ के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत माँ की जय लिख रहे हैं। वे पल पल तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। स्वतंत्रता संघर्ष के अमर नायक वीर सावरकर की जयंती के मौके पर वे विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी के साथ साथ आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन भी कर रहा है। आज वीर सावरकर को याद करने का दिन है। सावरकर एक अप्रतिम क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, महान इतिहासकार थे। वीडी सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगोर गांव में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। साल 1940 में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1905 के बंग भंग के बाद साल 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। साल 1907 में सावरकर ने 1857 की लड़ाई को भारत का स्वाधीनता संग्राम बताते हुए करीब 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। सावरकर ने कलम कागज के बिना काला पानी के दौरान जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी। भारत के इस सपूत ने अपना पूरा जीवन अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर जिया और अपना प्राणोत्सर्ग भी अपने सिद्धांतों के अनुरूप उपवास करते हुए किया। सावरकर दुनिया के अकेले स्वातंत्र्य योद्धा थे जिन्हें 2-2 आजीवन कारावास की सजा मिली। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया। वीर सावरकर ने कहा था, मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा में ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की। 26 फरवरी 1966 को उनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया और पंच तत्व में उनका शरीर विलीन हो गया। स्वातंत्र्य वीर सावरकर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज ही के दिन नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया था। आज नए संसद भवन को 1 साल पूरा हो गया है। क्या कुछ खास रहा इस 1 साल में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 28 मई 2023 एक ऐसी तारीख है जिस दिन नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये अत्याधुनिक इमारत जो भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है, अब भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा और ऊपरी सदन राज्यसभा में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बढ़ती जरूरतों के बीच और विस्तार के प्रावधानों के साथ बनाई गई है। 19 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर एक विशेष सत्र बुलाकर नए संसद भवन का उपयोग पहली बार किया गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित इस भव्य इमारत को राष्ट्र को समर्पित किए हुए 1 साल बीत चुका है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक ये भवन अपने परिसर से भारत के भविष्य की दिशा बताता है। आइए इस इमारत की समय रेखा पर एक नजर डालते हैं। सितंबर 2019 को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान की कल्पना की गई।
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने सितंबर 2020 में नए संसद भवन के निर्माण का अनुबंध जीता। आखिरकार 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन के शीर्ष पर देश की राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नई संसद का मुख्य ढांचा 28 अगस्त 2022 को पूरा हुआ। आखिरकार 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथी सांसदों के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया और 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में एक विशेष सत्र बुलाया गया जो नए भवन में आधिकारिक कामकाज को चिन्हित करता है। अपने षटकोणीय आकार के साथ नया संसद भवन परिसर मौजूदा परिसर के बगल में ही बनाया गया है। इसका डिजाइन विदिशा की विजय मंदिर जैसा दिखाई देता है और इसे भारत के विभिन्न हिस्सों की स्थापत्य शैलियों को शामिल करते हुए 150 वर्षों से अधिक समय तक चलने के लिए तैयार किया गया है। भूकंप प्रतिरोधी इस इमारत में दोनों कक्षों में बैठने की बड़ी क्षमता है, जिसमें लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। हालांकि पुरानी इमारत से अलग इसमें कोई केंद्रीय कक्ष नहीं है, लेकिन लोकसभा में संयुक्त सत्र के दौरान 1272 सदस्य एक साथ भाग ले सकते हैं। 3 भव्य प्रवेश द्वार के साथ संसद भवन 20,866 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। लोकसभा कक्ष में सेंगोल स्थापित किया गया है, जो पुराने से नए भवन में परिवर्तन को चिन्हित करता है। नए संसद भवन की स्थापना के पहले साल में ही महत्वपूर्ण विधायी गतिविधियां देखी गई हैं, जिसमें से महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना भी शामिल है, जो भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक नए युग का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी राष्ट्रीय आपदा केंद्र ने संयुक्त राष्ट्र को जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले शुक्रवार को देश के उत्तरी हिस्से के एक दूर दराज के गांव में हुए भूस्खलन में 2000 से ज्यादा लोग दब गए हैं। राष्ट्रीय आपदा केंद्र के एक अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र में कहा कि भूस्खलन में 2000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए हैं और इमारतों, खाद्योद्यानों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही देश की आर्थिक जीवन रेखा पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। पापुआ न्यू गिनी में आए खौफनाक भारी भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों और हानि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भारत पापुआ न्यू गिनी के साथ मुश्किल समय में खड़ा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के कारण कई लोगों की जान और क्षति से गहरा दुख हुआ है। प्रभावित परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की हम प्रार्थना करते हैं। भारत पापुआ न्यू गिनी की हर संभव मदद के लिए तैयार है। और खेल की खबरों में लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। माना जा रहा है कि इस हार के साथ रोलां गैरो पर यह उनका आखिरी मुकाबला था। फ्रेंच ओपन में पहली बार उन्हें इतनी बड़ी हार मिली है। राफेल नडाल को लाल बजरी पर हराना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन सोमवार को ये खिलाड़ी पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गया। राफेल नडाल को अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने सीधे सेटों में 6-3, 7-6 और 6-3 से मात दी। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल 3 जून को 38 साल के होने वाले हैं। वो पिछले साल से ही ग्लूट्स और पेट की चोटों से जूझ रहे हैं। और आइए अब आपकी सेहत की बात कर लेते हैं। तेज धूप और गर्मी त्वचा को प्रभावित करती है। ऐसे में त्वचा की कई समस्या भी हो सकती हैं। घमौरियों की समस्या गर्मियों में कई लोगों को प्रभावित करती है। कैसे इस मौसम में घमौरियों से बचाव किया जा सकता है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गर्मी, धूप और पसीना त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। गर्मी में त्वचा संबंधित कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। गर्मियों के मौसम में त्वचा के संक्रमण, त्वचा पर दाने, मच्छर या किसी कीड़े के काटने से समस्या, घमौरियां, सनबर्न और पसीने की दुर्गंध जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है। घमौरियां होने का मेन कारण ये होता है जब बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और स्पेशली जब बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है उसको स्किन से हटाया नहीं जा रहा है रूटीन तरह से, और उसके ऊपर आपने कुछ इस तरह का कपड़ा पहना है जो पसीनों को वो सोख नहीं रहा है, जबकि इंस्टेड वो स्किन के ऊपर रगड़ रहा है, और पसीने के जो फिर एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन आप बोल सकते हैं पसीने का जो स्किन पे फिर वो बन जाता है, जिसको प्रिकली हीट या घमौरी कहते हैं। बढ़ नहीं सकती है पर वो ठीक नहीं होंगी, वो परेशान करती रहेंगी, उसमें खुजली, जलन होना, ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, दिन रात में हमेशा वो दिक्कत रहेगी आपको।
और जैसे जैसे जितना और ज़्यादा पसीना आएगा और ज़्यादा गर्मी में रहेंगे तो वो चीज़ और जगहों पे जा सकती है। गर्मियों के मौसम में त्वचा में होने वाली सबसे आम समस्या है चुभती जलती घमौरियों की। अधिकतर लोगों को घमौरियां इस मौसम में परेशान करती है। शरीर के कई हिस्से जैसे गर्दन, पीठ, कमर, सीने या चेहरे पर भी कई बार छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनमें खुजली और जलन होती है। अधिक पसीना आना, त्वचा को साफ न रखना या तंग कपड़े पहनना या सिंथेटिक कपड़े पहनना, ये सभी घमौरियों की समस्या होने की संभावना बढ़ा सकता है। लोग घमौरियों की समस्या को ठीक करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। यदि आप घमौरियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो कुछ उपाय इसके लिए कारगर हो सकते हैं। एक नॉर्मल प्लेन टैल्क आप लीजिए, बहुत ज़्यादा ये डाला है पाउडर में, वो डाला है, वो किसी काम का नहीं होता है। स्पेशली एंटी फंगल्स है, मेडिसिन पाउडर में नहीं होना चाहिए। वो पर से भी कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है घमौरियों को प्रिवेंट करने में। और प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसे दवाइयों वाले पाउडर आपकी स्किन पे क्रिएट कर सकते हैं, और उन दवाइयों का असर जो एक्चुअली जिस रीज़न के लिए होता है उनमें असर उन दवाइयों का कम हो जाता है अगर इस आम तौर पे सब लोग उनको पाउडर्स में यूज़ करना शुरू कर दें। तो वो अवॉइड करें। नॉर्मल टैल्क आप यूज़ कर सकते हैं उन हिस्सों में जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, घमौरियाँ बनती हैं, जो कि ऊपर का पीठ का हिस्सा, ऊपर का छाती का हिस्सा यहाँ पे होता है। इनफैक्ट जो ज़्यादा खुशबू जिस प्रोडक्ट में होती है, फ्रेग्रेंसेस होते हैं, तो फ्रेग्रेंसेस से अपने आप से कई तरह की स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो जहाँ पे कई लोगों में देखा गया डिओड्रेंट से एलर्जीज़ हो जाती हैं, तो बगलों में जहाँ डिओड्रेंट लगाते हैं वहाँ पे रैशेज़ हो जाते हैं, या बैक में आगे चेस्ट पे लगाया है तो वहाँ तो ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें अवॉइड करें। फ्रेग्रेंस वाले डिओड्रेंट्स, वाइप्स, ये सब कुछ यूज़ ना करें। घमौरियों की समस्या बच्चों में काफी देखी जाती है क्योंकि उनकी त्वचा कोमल होती है। हालांकि बड़े भी इस समस्या से प्रभावित होते हैं। घमौरियों से बचाव के लिए सबसे आसान है कि आप गर्मियों के मौसम में अपनी त्वचा की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बार बार नहाएं, लूज कॉटन कपड़े पहने, दिन में जितना हो सके पंखे, कूलर, एसी के सामने रहें, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेके ठंडा पानी शरीर पे डाल लें। खासकर पीठ पे, छाती के ऊपर के हिस्से में घमौरियाँ ज़्यादा होते हैं, इन हिस्सों को बचाव करना ज़रूरी है। आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं, ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, लैक्टोकैलामीन आप लेके कहीं से वो यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी आराम मिल जाता है खुजली में। सूती कपड़े पहने, साथ ही कपड़े अधिक तंग न हो। कोशिश करें कि अधिक पसीना न आए, और फिर भी यदि घमौरियों की समस्या हो जाए तो एक विशेषज्ञ के परामर्श अनुसार इसका सही उपचार लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।